नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब रुख करते हैं आज की खास खबरों की तरफ। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक किन्नर बहू मिलने से ससुराल वालों के होश उड़ गए। खबर के मुताबिक 28 अक्टूबर को सहारनपुर के रहने वाले एक युवक की शादी हुई थी। बिना किसी परेशानी की शादी संपन्न हो गई। परिवार ने दुल्हन के घर आने से काफी खुश था। परिवार का कहना है कि दुल्हन ने 5 महीने तक अपने पति को पास ही नहीं आने दिया। वह हर दिन नया बहाना बना देती थी। जैसे उसके पति उसको उस पर शक हुआ तो उसने लड़की का मेडिकल करवाया। रिपोर्ट आते ही परिवार के होश उड़ गए। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हन एक किन्नर है। जैसे से लड़के परिवार को ये पता चला, उनकी सारी खुशी एक पल में गायब हो गई। वह लड़के के परिवार ने दुल्हन के मायके वालों पर धोखे से शादी कराने का आरोप लगाया है। वही पीड़ित दुल्हन ने आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने उसे बंधक बनाकर रखा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और दुल्हन और उसके ससुराल वालों को तुरंत थाने लेकर पहुंच गई। आपको भी बता दें कि परिवार वालों को जब युवती के किन्नर होने की जानकारी हुई तो उन्होंने युवती से पीछा छुड़ाने के लिए अदालत में तलाक की अर्जी डाल दी। शुक्रवार को जब किन्नर युवती को तलाक के बारे में पता चला तो उसने पुलिस को फोन कर घर बुला लिया। मामला कोतवाली में पहुंच गया। काफी हंगामे के बाद किन्नर युवती ने कहा कि वो पति ने उसको तलाक देने का प्रयास भी किया तो वो नहर में कूदकर जान दे देगी। धमकी देने के बाद किन्नर कोतवाली से निकलकर नहर की ओर दौड़ पड़ी। किन्नर को महिला पुलिस ने पकड़ लिया। कोतवाल ने उसके परिजनों को सूचना दी। कोतवाली में काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने किन्नर युवती को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। युवक की एक किन्नर से शादी करने की बात नगर में दिन भर चर्चा बनी रही। विश्वकर्मा समाज द्वारा कौशाम्बी की दरियापुर चौराहे पर कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने संबोधित किया और कहा कि समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा पंचायत चुनाव को जीतने की कोशिश करें। यही विधानसभा के चुनाव का जीतने का आधार बनेगा। सभी मिलकर कौशाम्बी की तीनों विधानसभा की सीट जिताएं, प्रदेश में सपा की सरकार बनाएं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर ही कई वो पिछड़ों तथा समाज का भला होगा। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा प्रतापगढ़ के कुंडा में वरिष्ठ समाज सेवी श्यामलाल विश्वकर्मा की पत्नी की तिरही कार्यक्रम में भी पहुंचे और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दो बालिग लड़का और लड़के अगर शादी किए बगैर भी अपनी मर्जी से पारिवारिक वैवाहिक जीवन जी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि विधायिका भी लिव इन रिलेशनशिप को वैध मानती है। लिव इन रिलेशनशिप में जिंदगी भर रहे मगर किसी रिश्ते को लंबे समय तक टिकाने के लिए उसके नियम कानून। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपका एक्साइटमेंट समझ सकते हैं। आपका लिव इन में रहने का फैसला कितना सही या गलत हो सकता है ये तो कोई नहीं बता सकेगा। अगर कोई केवल मौज मस्ती के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप का चयन कर रहा है तो उसको संभलने की जरूरत है। अब भले ही इन रिलेशनशिप में रहने के लिए शादी नहीं करते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप जब दिल किया रह लिए और निकल पड़े। अब आपको लिव इन रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट के बारे में जान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक गाइडलाइंस जारी किया था। इसके मुताबिक जो रिश्ता पर्याप्त समय लंबे समय से चल रहा है इतना होना चाहिए कि वह टिकाऊ माना जा सके। ये कोर्ट तय करेगा। अगर दोनों पार्टनर्स लंबे समय से अपने आर्थिक व अन्य प्रकार के संसाधन आपस में बांट रहे हों तो ये भी रिश्ता लिव इन ही कहलाएगा। लिव इन रिश्ते की कानूनी मान्यता के अनुसार दोनों पार्टनर के बीच यौन संबंध की पूरी आज़ादी है। अगर रिश्ते में रहने के दौरान बच्चा पैदा होता है तो रिश्ते को लिव इन माना जाएगा। यौन संबंध बनाने और बच्चे पैदा करना दोनों की इच्छा पर निर्भर करता है। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ लिव इन रिलेशनशिप कानून बनाए गए हैं। इससे कोई पुरुष केवल सेक्स संबंध के लिए किसी लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद छोड़ ना सके। अगर वो छोड़ता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लिव इन में रहने वाली महिलाओं के पास वो सारे कानूनी अधिकार हैं जो भारतीय पत्नी को संवैधानिक तौर पर दिए गए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण प्राप्त, प्रॉपर्टी पर अधिकार, संबंध विच्छेद की स्थिति में गुजारा भत्ता, बच्चे को विरासत का अधिकार। लिव इन में रहने के बाद कोई लड़का उस लड़की को छोड़ देता है तो उसको उपरोक्त सुख सुविधाएं कोर्ट दिलाने का काम करेगा। उसके लिए पीड़िता लड़की को लिव इन में होने के सबूत, खासकर आर्थिक लेन देन के कागज कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। अगर कोई भी पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो वो पति की तरह सारी जिम्मेदारी उठाए। साथ ही अगर आप बगैर धोखा दिए यानी आपसी सहमति से भी रिश्ता तोड़ते हैं तो भी कोर्ट के फैसले का आधार पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा अगर छोड़ दिए तो भी जान नहीं बचने वाली। लिव इन रिलेशनशिप में रहें या लव मैरिज करने से पहले खुद को आर्थिक और मानसिक तौर पर सक्षम बना लें। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स के लिए यहाँ पर जरूरी बातें बताई गई है। इसकी जानकारी एक पुरुष को अच्छी तरह होनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप कानून से लेकर साथ रहने पर अच्छे पार्टनर की आदतों तक
की बातें जान लें। आप भले ही शादी नहीं करते हैं, लेकिन आपको एक जिम्मेदार पार्टनर की तरह भूमिका निभानी होती है। इस दौरान किसी भी प्रकार की गलती कानून के दरवाजे तक पहुंच सकती है और रिश्ता भी खराब हो सकता है। इसलिए एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए इन बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी जाने के लिए साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया। यह यात्रा रोज कई जिलों से होती हुए लखनऊ में समाप्त हो गई। इस दौरान जनसभा को संबोधित करने से पूर्व मंच पर पहुंचते अखिलेश यादव ने नेताओं, कार्यकर्ताओं और रामपुर की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है और आज इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो लाल टोपी पहन कर आए हैं और जो पहनते रहते हैं, वो जानते हैं कि जब जब साइकिल चली है, उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने का काम साइकिल ने किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे शायद याद है कि 2011 में जब समाजवादी पार्टी के लोगों को और हमें साइकिल चलानी पड़ी थी और लगातार समाजवादियों ने साइकिल चलाई। उसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में उस समय जो सरकार थी उसका सफाया हो गया। यह कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, समाजवादियों पर आशीर्वाद है। आज का आशीर्वाद तो दिखाई इसलिए दे रहा है कि अगर यह बादल ना होते तो शायद हम और आप यहाँ पर बैठ नहीं पाते। साइकिल पर हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश का और इस देश का मौसम बदलेगा और यह सरकार रहने वाली नहीं है। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव के साथ धर्मेंद्र यादव व भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल थे। आजमगढ़ शहर के निस्वा इंटर कॉलेज में स्वर्गीय डॉक्टर असद गजनवी व मोहम्मद अजफर गजनवी की याद में एक कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका संचालन बदर आलम सिद्दीकी व तारिक ख्वाजा साहब द्वारा किया गया। इसमें जनाब खुर्शीद हैदर साहब, सरफराज नवाज, नदीम अचानक, मैकस आज़मी व देश की तमाम नामी ग्रामी शायरों ने अपने कलाम से खिराज अकीदत पेश किया और अंत में श्री तारिक ख्वाजा ने सभी आए हुए मेहमानों को धन्यवाद दिया। इस बाबत क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। था कि ये मुशायरा जो है ये डॉक्टर असद साहब और असफर गजनवी साहब की याद में हो रहा है, क्योंकि पिछले साल जो भी मुशायरे हम लोग के होते थे वो लोग बहुत ही एक्टिवली इस मुशायरों को ऑर्गेनाइज कराते थे। और पिछले साल उन लोगों का इंतकाल हो गया तो उन लोगों की याद में ये मुशायरा हम लोगों ने रखा है। और इसमें इकबाल अशर साहब दिल्ली से आ रहे हैं, नदीम शाद साहब हैं और खुर्शीद हैदर साहब हैं। हाशिम फिरोजाबादी साहब का आना था लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। और शंकर कैमूरी हैं, और तमाम शुरा आ रहे हैं और शायद मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। प्रोग्राम इतना हो रहा है। ये किसके उसमें हो रहा है यादगार? ये डॉक्टर असद गजनवी और असफर गजनवी एडवोकेट की याद में। जी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। चंदौली पुलिस ने पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जो अपने आप को MBBS और MD का प्राप्त डिग्री होल्डर बता रहा था। आपको बता दें कि चंदौली पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के द्वारा चलाए जा रहे वारंटियों की गिरफ्तारी के अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक दयाराम के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर कोर प्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक चंदौली अशोक कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में चंदौली पुलिस ने संजय नगर से अभियुक्त शैलेंद्र चंद्र वर्मा पुत्र केदारनाथ वर्मा को गिरफ्तार किया है, जो गोरखपुर का निवासी है और फिलहाल वो रुद्रपुर जिला देवरिया में रह रहा था। घटना की जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा सदर क्षेत्राधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। आदित्य मैटर्निटी नर्सिंग होम के प्रबंधक पंकज पांडे ने एक मुकदमा चंदौली थाने में दर्ज कराया कि उनके यहाँ शैलेंद्र चंद्र वर्मा नाम के एक डॉक्टर आए और उन्होंने अपने को डॉक्टर बताया और MBBS MD की डिग्री धारक बताया और इस आधार पर उन्होंने उनसे एग्रीमेंट कर लिया और इस एग्रीमेंट के आधार पर नर्सिंग होम में OPD का कार्य देखने लगे। बाद में संदेह से पता चला कि ये डॉक्टर नहीं है बल्कि इनकी फर्जी डिग्री है और जांच की तो वह डिग्री फर्जी निकली। इस आधार पर उन्होंने चंदौली में मुकदमा पंजीकृत कराया 419, 420, 467, 468 का। उसी में जांच के बाद शैलेंद्र चंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जेल भेजा जा रहा है। ये मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं और हाल पता उनका देवरिया है। इसमें सर ये डॉक्टर के रूप में प्रचार प्रसार भी उनका हुआ है, कई बार गोरखपुर में विज्ञापन पेपर में भी निकले थे। इसके बारे में भी क्या जानकारी थी? नहीं, उनको जानकारी नहीं थी, लेकिन जांच से बाद में पता चला कि इनकी डिग्री फर्जी है और वहाँ गोरखपुर में भी इन्होंने इस ढंग से कार्य किया था और यहाँ अपने को MBBS MD डिग्री बताया और MCI का सर्टिफिकेट दिखाया
इस आधार पर विश्वास करके इन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया, लेकिन बाद में संदेह होने पर यह जांच करने पर डिग्री फर्जी निकली, जिसके आधार पर उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया। कुछ सब पैसा लेन देन की भी बात आ रही है इसमें। बताया जा रहा है FIR के अनुसार 2,40,000 एडवांस दिया गया था और लगभग 60,000 के प्रतिमाह देने की वार्ता हुई थी। ये कब से वहाँ कार्यरत है, कितने दिन पर? ये जनवरी 21 से कार्यरत थे। गाजीपुर जनपद में दवा व्यवसायियों की एक बैठक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ऑनलाइन दवाओं की हो रही खरीदारी पर चर्चा की गई। दवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिवाकर सिंह व महामंत्री सुधीर अग्रवाल ने बैठक को संबोधित करते हुए मौजूदा हाल में दवाओं की बिक्री को लेकर विस्तार से चर्चा किया। श्री अग्रवाल ने पत्र प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि ऑनलाइन दवाओं का कोई भरोसा नहीं है और न ही उनकी कोई वापसी की गारंटी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी मेडिकल स्टोर से कोई दवा अगर ग्राहक खरीदता है तो बच जाने के बाद उसे वापस भी कर सकता है, लेकिन अगर यही दवा ऑनलाइन ली गई है तो उसे वापस नहीं किया जा सकता। ये जरूर है कि रेट में थोड़ी रियायत मिल जाती है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। का उद्देश्य क्या रहा आप लोगों का? हमारा उद्देश्य यही है कि हम पूरे प्रदेश में जो है इस तरह की एक तरह से अलग जगा रहे हैं कि ये ऑनलाइन मेडिसिन का व्यापार जो फल फूल रहा है ये बंद होना चाहिए। इसकी वजह से समाज में कुरीतियाँ फैल रही हैं और हमारे व्यापारी भी बहुत नुकसान खा रहे हैं। समाज में लोग नशे के आदी हो रहे हैं, लोगों को नशे की दवाएं आसानी से मिल रही हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये बंद होना चाहिए जो गैर कानूनी है। तमाम हाई कोर्टों ने ये भी इसके ऊपर रोक भी लगा रखी है। ड्रग एक्ट में कोई प्राविधान नहीं है, उसके बाद भी सरकार की उदासीनता की वजह से ये काम चल रहा है। दूसरा ये है कि जैसे अभी बात हुई कि इथिकल और जेनरिक, तो दवाएं हैं, वो चाहे इथिकल हो चाहे जेनरिक हो, एक ही दवा है। एक ही दवाओं के दो प्रकार के रेट क्यों हैं? हम तो प्रधानमंत्री से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि सारी दवाओं के दाम जनरल दवाई के बराबर कर दी जाए, जेनरिक के बराबर, हम भी सस्ते में बेचेंगे। देखा जाए कि अगर किसी भी मेडिसिन की दवा का लाइसेंस दुकान के लिए लाइसेंस मिलता है तो उनका एक क्राइटेरिया बांध दिया जाता है कि उनको इसी राउंड के अंदर जो इनको बेचना है, उसका एक प्रेमिसेस है, उसका नक्शा दाखिल होता है। तो ऐसे में जब ऑनलाइन दवाएं जब मार्केट में आ रही हैं तो वो तो उसकी सीमाएं तो अनंत है। हाँ। तो क्या दोनों की नियमावली है कि होनी चाहिए या अलग अलग क्यों आती है? एक होनी चाहिए। ये तो मैंने कहा कि सरकार की उदासीनता है, ये गलत है। साफ साफ लिखा है कि फार्मासिस्ट की देख रेख में या क्वालिफाइड पर्सन की देख रेख में ये दवाएं परिस्थिति को हस्तांतरित होनी चाहिए। तो अभी आपने जैसे ये कहा है कि ऑनलाइन जो मार्केटिंग हो रही है, ऑनलाइन मार्केटिंग से नशे की जो दवाएं हैं हाँ। वो खुलेआम बिक रहे हैं। तो क्या माना जाए कि सरकार नशे की दवाओं को मतलब बेचने के लिए मतलब प्रोत्साहित वो कर रही है ऑनलाइन मार्केट? प्रोत्साहित तो नहीं कर सकते, लेकिन उनका उत्साहवर्धन तो है ही है, उत्साहित तो कर ही रहे हैं। या हम कहें उनकी उदासीनता है, उस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो सरकार के लोग ही जानते हैं। आज जो तमाम जन औषधि केंद्र खोले जाते हैं, किस बेस पे वो फेल हो रीजन है कि हमारी दवा जो हमें लाइसेंस प्रदान किया जाता है उसकी एक चौहद्दी होती है। उस चौहद्दी के अंदर ही सारे पैरामीटर्स को पूरा करने के बाद हमें विधिवत दवाओं की बिक्री का एक लाइसेंस दिया जाता है। तो ये प्राविधान एक्ट में है। तो ऑनलाइन की जो दवाएं आती हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तमाम देश के तमाम हाई कोर्ट से इस पर स्थगन आदेश भी है, फिर भी सरकार की उदासीनता के कारण और विभागीय उदासीनता के कारण ये व्यापार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, समाज को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर भी और जो इसमें गलत दवाओं का प्रचलन बढ़ते जा रहा है। हम जो ऑनलाइन दवा मंगाते हैं, एक तो अधोमानक है या उसका मानक पूर्ण है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारे यहाँ व्यापारी कोई कस्टमर आता, दवा लेता, हम उसको पर्ची के साथ दवा की खरीद बिक्री हम अपना डिटेल रखते हैं, तब उसे पर्चा देखते हैं और माल देते हैं। लेकिन जो माल बाहर से आता है वो एक तो नियर एक्सपायरी है, वापसी नहीं होगा। आज हमारे ये पूर्वांचल में ये बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ पर अगर कोई 3 दिन की दवा 5 दिन की दवा ले जाता है व्यक्ति, अगर उसको दवा फायदा नहीं करती वो हमें दवा ला के वापस भी करता है। ऑनलाइन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन एक लोगों में एक भ्रांति है कि हमें सस्ती दवा के कारण को भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार इसको खुद ये विषमता पैदा किया है। दवा की एक कैटेगरी है जेनेरिक दवाएं जो है, जो आज भारत सरकार के प्रधानमंत्री जन औषधि के नाम पर उसको बेचना चाह रहे हैं।
देखिए उनकी ये स्कीम जन औषधि क्यों फेल है। कोई भी डॉक्टर हमारा दवा जो प्रिस्क्राइब करता, एक्ट में भी ये प्रोविजन है कि हम दवा को सब्स्टिट्यूट नहीं करते, ये संज्ञेय अपराध है, ये हमारे कानून में है। लेकिन जन औषध में अगर डॉक्टर कोई दवा लिखता, उसका सब्स्टिट्यूट हम उसमें देते हैं, जो कि वो दवा चूंकि बहुत सस्ते दरों पर होती है। हमारी संस्था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट उत्तर प्रदेश और जो हमारी अपेक्स बॉडी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट AIOCD, जिसका पूरे देश में करीब 9.25 लाख हमारे व्यवसायी इसके सदस्य हैं, उनका हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि जेनेरिक दवाएं और ब्रांडेड एथिकल इनका जो रेशियो है मार्जिन का, उनको एक फिक्स कर दें। जैसे हमारे व्यापार में थोक दवाओं पर 10% और फुटकर दवा पर 20% की हमारी मार्जिन फिक्स है सरकार की तरफ से। इसी तरह हमने उनसे मांग रखा है कि जेनेरिक दवाओं का भी मूल्य इतना ज्यादा न रखा जाए। अगर ज्यादा रखते तो उसका सीधा लाभ कस्टमर को नहीं मिलता। जो ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर हैं वो दवाएं लेते हैं और दवा को अपने ही उसी मूल्य पर बेचते हैं, तो उस जेनेरिक का सस्ती दवा बेचने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि उस पर MRP वही रहता है जो हमारी दवाओं पर रहता है। MRP को घटा दें तो हमारी आम जनता को सस्ते दर पे दवाई मिलेगी। हमने ये मांग भी किया है। NPPA एक संस्था है मूल्य निर्धारण के लिए, उनसे हमारी डिमांड भी है। आप देखते हैं इससे बहुत समाज में भी एक बहुत बड़ा भ्रांति फैलता है कि शहर में बड़े बड़े बोर्ड लगाकर 20%, 80% से 90% तक का डिस्काउंट, तो ये क्या वाजिब है? ये तो एक आम जनता में भ्रम फैलाने की स्थिति को लाया जा रहा है। दवा में मार्जिन ही कुल 20% की है। 20% की अगर मार्जिन है, सरकार भी जानती है, तो हम 90% देंगे तो कहाँ देंगे? या तो नकली दवा होगी, डुप्लीकेट होगी, या वो जेनेरिक दवा होगी। जेनेरिक दवा को हम सस्ता बेचना चाहिए। आप दवा की मार्जिन में रखिए, आप उसकी दवा पर 30% की मार्जिन रख दीजिए। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा थाना रायमीर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। सुभाष चंद्र दुबे द्वारा मालखाना, शस्त्रागार, कार्यालय के समस्त रजिस्टर और थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण किया गया तथा थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से असलाह टेस्ट करवाया गया तथा थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुना गया। निरीक्षण उपरांत पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा थाना स्थानीय के संबंधित लोगों के साथ आगामी चुनाव के संबंध में बैठक की गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी फूलपुर, क्षेत्राधिकारी नगर, थाना प्रभारी निरीक्षक सरायमीर व थाना सरायमीर के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे। निजामाबाद थाना प्रभारी शिवशंकर सिंह ने आगामी त्यौहार को लेकर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक की और कहा कि त्यौहार में कोई भी व्यक्ति अगर खलल डालने की कोशिश करेगा या अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो जेल में होगा। उन्होंने बताया कि सभी लोग त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। इस अवसर पर आकाश कुमार, प्रेमा यादव, चेयरमैन राकेश पाठक, संतोष गौड़, गगन कश्यप, शाहनवाज, जयप्रकाश सिंह, सतीश कुमार गौड़ सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव में पंचायत चुनाव को लेकर चौपाल लगाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयप्रकाश सिंह ने बताया कि पार्टी का हर कार्यकर्ता घर घर जाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएगा और जो पात्र व्यक्ति उसे हर सुविधा कार्यकर्ता उपलब्ध कराने में सहयोग करेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता निजामाबाद मंडल अध्यक्ष गगन कश्यप ने किया और बताया हमारी सरकार गरीबों के लिए अनेकों योजना चला रही है, लेकिन बिचलौनियों ने मुंह गुमराह कर रहे हैं। इसलिए कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर मोदी जी और योगी आदित्यनाथ की योजनाओं को बताते हैं और पंचायत चुनाव में प्रधान प्रमुख जिला पंचायत में पार्टी के समर्थित उम्मीदवार को जिताएं। इस अवसर पर ओम प्रकाश सिंह, हरकेश तिवारी, प्रवीण कुमार उपाध्यक्ष, सुरेंद्र चौहान, अजय कुमार, राजन तिवारी, शशि कुमार मिश्र आदि लोग उपस्थित थे। अंत में आयोजक वीरेंद्र नाथ मिश्र ने आए हुए सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। विश्वनाथ तिवारी जी, राजेश कुमार जी, लल्लन गौड़ जी, प्रदुम मिश्रा जी, राजन तिवारी जी एवं इस ग्राम चौपाल में ग्राम संयोजक आदरणीय नीरज नाथ मिश्रा। हम ग्राम चौपाल के माध्यम से लाए हैं कि आपको अवगत करा सके कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से आप लोग किस तरीके से लाभान्वित होते हैं और इसमें बिचौलिए किस तरह से अपना पक्ष खींचते हैं। भारत सरकार, प्रदेश सरकार आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास, गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मुफ्त में, सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त में बिजली कनेक्शन और छोटे बच्चों को जो सुकन्या योजना के तहत
उनके पढ़ाई लिखाई और विवाह तक की खर्च वहन। भारत सरकार किसानों के बारे में खूब सारी योजना लाई, किसान सम्मान निधि। जलौन के उरई में जिस भोली भाली जनता का वोट लेकर सत्ता में पहुंचकर उन्हें ही उसी जनता का साल दर साल तक याद नहीं रहता, जब कोई चुनाव नजदीक आते ही तो उन्हें फिर वही भोली भाली जनता याद आने लगती है। सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा सत्ता के मद में इतने मदमस्त हो गए कि उन्हें अपनी मर्यादा का भी ख्याल नहीं रहा और उन्होंने चौपाल में ही गालियां बकनी शुरू कर दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्री और विधायकों को संयम में रहने की नसीहत दी है और गांव-गांव चौपाल आकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, जिससे ग्रामीण जनता को उसका लाभ मिल सके। लेकिन सत्ता में मस्त उस नसीहत को सदर विधायक ने अपनी विधानसभा क्षेत्र ग्राम गढ़र में चौपाल आकर ग्रामीणों की समस्या सुनना चाहिए तो लोगों ने गाँव की समस्याएं बताई तो विधायक जी का गुस्सा फूट पड़ा और विधायक ने ग्रामीणों को गालियां देने लगे, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये ढंग से बदतमीजी करी गई, वो ठीक नहीं किया। हम तो आए तो सुनन तुम्हारी वहाँ चौधर चले आए, कुर्सी पे छोटो। हम तो आए तो सुनन तुम्हारी आए, कुर्सी पे छोटो। हम तो आए तो सुनन तुम्हारी वहाँ चौधर चले आए, कुर्सी पे छोटो। हम तो आए तो सुनन तुम्हारी आए, कुर्सी पे छोटो। तरीका था। अरे यार सुनो पहले, सुनो पहले, तुम इंसान है, तुम इंसान हो। गाँव में आए, गाँव में कुत्तों का तो बात सम्मान करो यार। ढंग से बदतमीजी कर चले आए ना, जिस तरह बदतमीजी की कोई नहीं करता। ठीक है, चलिए मान लिया आपने दो लोगों ने बदतमीजी की और पूरा गांव आपके कायदे से बात करता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय प्रकाश गुप्त शारदा चौराहे पर पुल से सटी दरकी हुई धसी सड़क की निगरानी करने पहुंचे। विनय प्रकाश गुप्त भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान नगर अध्यक्ष और शासन से नामित सभासद भी हैं। बीती रात को जब रोड रोलर पत्थरों को दबा रहा था तभी नीचे से पुल हुई सड़क पुनः धंस गई। इसका कारण पानी की पाइपलाइन लीकेज से मिट्टी का बहाना बताया गया। नेताजी ने इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित ईओ और जेई को इसकी जानकारी देते हुए इसको ठीक करने के लिए कहा। आज कार्य की प्रगति का मुआयना भी सुबह नेताजी ने किया, जहां जेसीबी से खुदाई के साथ साथ जलकर्मी भी उसको ठीक करने में लगे हुए हैं। आजमगढ़ पूर्वांचल तमसा की धरती आजमगढ़ में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत 2021 का आयोजन महामहिम राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुमूल्य समय होली और चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं मिल पाने के कारण दुनिया को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला भोजपुरी लोक कला और साहित्य का यह अंतर्राष्ट्रीय महाआयोजन अब अप्रैल या मई के अंत में होगा। भोजपुरी एकेडमी के संस्थापक आजमगढ़ पूर्वांचल के जाने माने लोक कला संरक्षक अरविंद चित्रांश ने कहा कि पूर्वांचल की साहित्यिक और सांस्कृतिक धरती तमसा के तट आजमगढ़ में 24 से 26 मार्च 2021 को पूरी दुनिया को अपनी मातृभाषा लोक कला और साहित्य से समेटे हुए राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के 3 दिवसीय महाआयोजन में 24 मार्च को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी द्वारा उद्घाटन और भोजपुरी की विभूतियों का अलंकरण और सम्मान समारोह 26 मार्च के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा निवेदित थी। लेकिन होली का त्यौहार और चुनाव के नाते समय नहीं मिल पाने के कारण अब यह अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत का आयोजन अप्रैल या मई के अंत में पदाधिकारियों द्वारा तय किया गया है। भोजपुरी मातृभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ तमाम प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक सेवकों को चिट्ठी पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत का आयोजन तमसा तट आजमगढ़ में होना समाज के सर्वांगीण विकास, सामाजिक सांस्कृतिक लोक कला एवं साहित्य व्यवस्था का समुचित रूप से प्रचार प्रसार करते हुए दुनिया में लोक कला और साहित्य के माध्यम से एकजुटता का संदेश देना संस्था का एकमात्र उद्देश्य है। क्या कुछ कहा अरविंद चित्रांश ने, आपको सीधे सुनवाते हैं। नमस्कार। महामहिम राष्ट्रपति महोदय और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का होली का त्यौहार और चुनाव को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च से 26 मार्च के बीच होने वाला आजमगढ़ पूर्वांचल की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत का आयोजन टाल दिया गया है। आप सभी भारत के देशवासियों से और भोजपुरी देशों के तमाम अपने अतिथियों से निहोरा है कि अगली सूचना तक वो इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ पूर्वांचल
तमसा की धरती आजमगढ़ में होने वाला अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत 2021 का आयोजन महामहिम राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुमूल्य समय होली और चुनाव को ध्यान में रखते हुए नहीं मिल पाने के कारण दुनिया को एकता के सूत्र में जोड़ने वाला भोजपुरी लोक कला और साहित्य का यह अंतर्राष्ट्रीय महाआयोजन अब अप्रैल या मई के अंत में होगा। भोजपुरी एकेडमी के संस्थापक आजमगढ़ पूर्वांचल के जाने माने लोक कला संरक्षक अरविंद चित्रांश ने कहा कि पूर्वांचल की साहित्यिक और सांस्कृतिक धरती तमसा के तट आजमगढ़ में 24 से 26 मार्च 2021 को पूरी दुनिया को अपनी मातृभाषा लोक कला और साहित्य से समेटे हुए राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान आजमगढ़ द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के 3 दिवसीय महाआयोजन में 24 मार्च को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी द्वारा उद्घाटन और भोजपुरी की विभूतियों का अलंकरण और सम्मान समारोह 26 मार्च के मुख्य अतिथि के रूप में भारत के महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति संस्था के सभी पदाधिकारियों द्वारा निवेदित थी। लेकिन होली का त्यौहार और चुनाव के नाते समय नहीं मिल पाने के कारण अब यह अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत का आयोजन अप्रैल या मई के अंत में पदाधिकारियों द्वारा तय किया गया है। भोजपुरी मातृभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ तमाम प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक सेवकों को चिट्ठी पत्र के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत का आयोजन तमसा तट आजमगढ़ में होना समाज के सर्वांगीण विकास, सामाजिक सांस्कृतिक लोक कला एवं साहित्य व्यवस्था का समुचित रूप से प्रचार प्रसार करते हुए दुनिया में लोक कला और साहित्य के माध्यम से एकजुटता का संदेश देना संस्था का एकमात्र उद्देश्य है। क्या कुछ कहा अरविंद चित्रांश ने, आपको सीधे सुनवाते हैं। नमस्कार। महामहिम राष्ट्रपति महोदय और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का होली का त्यौहार और चुनाव को ध्यान में रखते हुए 24 मार्च से 26 मार्च के बीच होने वाला आजमगढ़ पूर्वांचल की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत का आयोजन टाल दिया गया है। आप सभी भारत के देशवासियों से और भोजपुरी देशों के तमाम अपने अतिथियों से निहोरा है कि अगली सूचना तक वो इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र नगर पंचायत के परमेश्वरपुर एग्रोधान क्रय केंद्र पर अज्ञात कारणों से आग लग जाने से भारी नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी और कौन लगाया, इस बात पर संशय बना हुआ है। क्रय केंद्र के केंद्र प्रभारी रंतिदेव राय के अनुसार यूपी स्टेट एग्रो सेंटर अतरौलिया जो खाद्य धान गेहूं खरीद एवं बीज का सेंटर है, जिसमें विभाग के द्वारा कृषि संबंधित खरीद और बिक्री की जाती है, इसमें अज्ञात लोगों द्वारा आग लगा दी गई तथा अलमारी तोड़कर लूटपाट भी की गई है। सुबह फोन द्वारा स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि गोदाम में आग लग गई है, जिसकी सूचना मिलते ही मैं गोदाम पर पहुंचा और देखा कि गोदाम का ताला और अलमारी टूटी हुई है, जिसमें करीब 1000 खाली बोरियां जल गई हैं और 13 बोरी यूरिया अज्ञात लोगों द्वारा चोरी कर ली गया है और लगभग 20,000 रुपये भी गायब है, जिसकी सूचना डायल 112 उप जिलाधिकारी बुरहानपुर को दे दी गई है। तत्पश्चात थाने पर लिखित तहरीर के माध्यम से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। क्या कुछ कहा क्रय केंद्र के प्रभारी रंतिदेव या राय ने, सुनवाते हैं आपको। क्या घटना है, किसके बारे में? मेरा नाम रंतिदेव राय है। ये घटना मेरे यहाँ करीब अब अंदाज 3 साढ़े 3 बजे जो घटी। कल मैं शाम को आया था, यहाँ से ताला बंद करके मैं गया हूँ कमरे घर पर। सुबह मुझको सूचना मिली है कि गोदाम में जो है आग लग गई है, ताला टूटा हुआ है, अलमारी टूटी हुई है। दूरभाष द्वारा जो है क्या हो, तो उसके बाद भाग के मैं आया और फिर यहाँ देखा हूँ तो उसके करीब 1000 बोरी जो है, 1000 बोरी प्लस 40-50 बोरी धान गया है और प्लस पैसा गया है। लगभग जब आप आए हैं तो कितना पैसा रहा होगा ये बताइए अंदाज। 25,000। आप प्रार्थना पत्र देने जा रहे हैं थाने पे? हाँ, प्रार्थना पत्र देने जा रहा हूँ थाने पर। आजमगढ़ जनपद में कप्तानगंज मंडल के बाजार कप्तानगंज में चौपाल लगाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा हुई, जिसके मुख्य वक्ता जिला पंचायत क्षेत्र कप्तानगंज के प्रभारी डॉक्टर अशोक सिंह, भाजपा कार्यकर्ता सूरज सिंह, मंडल कप्तानगंज के प्रभारी डॉक्टर श्यामनारायण सिंह, जिला महामंत्री पूर्व मंडल अध्यक्ष ऋषिदेव राय थे। इसमें कार्यकर्ता मंडल के महामंत्री अवधेश गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक अखिलेश गुप्ता, सूरज सिंह सेक्टर संयोजक भी मौजूद थे। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ के कप्तानगंज मंडल के बाजार में चौपाल लगाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गिनाया है।
जालौन के कोंच में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गिरवर नगर कबूतरा डेरा पर प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही, क्राइम इंस्पेक्टर उदयभान गौतम, एसएस शाही राजेश कुमार सिंह, भारी पुलिस बल के साथ महेशपुरा रोड गिरवर नगर अवैध कच्ची शराब का कारोबार करने वाले कबूतरा डेरा पर जेसीबी में आकर जमीन में दबाकर रखी शराब के ड्रम को खोदकर देखा गया। यह छापामार कार्रवाई लगभग 2 घंटे चली, जिसमें हजारों लीटर कच्ची शराब बनाने वाला लाहन नष्ट कर दिया गया। वही शराब बनाने वाले उपकरण तथा भट्टियां नष्ट कर दी गई। वही मौके से कच्ची अवैध शराब भी बरामद हुई है। प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कच्ची शराब का कारोबार बिल्कुल भी नहीं होने दिया जाएगा। जिसकी भी इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे रहते हुए क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब के कारोबार को पनपने नहीं दिया जाएगा और छापेमारी बराबर चलती रहेगी। आजमगढ़ जिले के रानी के सराय बाजार के जगन्नाथ सराय के पास शनिवार की रात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार सफाई कर्मी की मौत हो गई। घटना के दौरान ट्रक में घसीटता हुआ मृतक का 102 किलोमीटर तक चला गया। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को घेर कर मुख्य मार्ग पर जाम लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया। इसी बीच कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर भी फेंके, जिससे वाहन के शीशे चटक गए। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर ग्रामीणों को खदेड़ लिया और जाम को समाप्त कराया। हथरौली थाना क्षेत्र के ग्राम धर्मापट्टी में नवनिर्मित मकान की छत पर पानी डालते समय बिजली तार की चपेट में आने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मदनपट्टी निवासी लालमन पुत्र रामप्रसाद धर्मापट्टी में बंधे नवनिर्मित मकान की छत पर पानी डालने का काम कर रहा था कि छत के ऊपर से बिजली का तार गया हुआ था। इसकी चपेट में आने से लालमन बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही तत्काल मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक घर का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति था। इस घटना से पूरे परिवार का परवरिश करने वाले का साया उठ गया है। मृतक के पास 5 बच्चे हैं, जिनमें सौरभ 12 वर्ष, अंगद 8 वर्ष, साजन 6 वर्ष, ज्योति 16 वर्ष, संध्या 7 वर्ष हैं। इस दुर्घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा सूचना देने पर थानाध्यक्ष तरौड़िया पंकज पांडे तुरंत पुलिस दलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया। प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने बताया कि मृतक के पिता की तरफ से तहरीर प्राप्त हो चुकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। क्या कुछ कहा मृतक के पिता ने, सुनवाते हैं आपको। हमारे बेटे के साथ साहब ये हुआ कि काम करने गए थे कि उसके ऊपर तार था। उससे कहा कि ये तार में कुछ आ रहा है। कहे कि नहीं, इसमें कुछ लाइट नहीं है। वो निधड़क काम करने लगा। फिर उसके बाद उसको पकड़ लिया। कहाँ गए थे काम करने, किसके? ये गए थे यहाँ पर कौन गांव बोला साला होता है ना, धर्मापट्टी। कहाँ गए थे? धर्मापट्टी, हाँ। तो उनको करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, मृत्यु हो गई। थाने पे तहरीर दे रहे हैं? हाँ जी।